हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आइए आज समझते हैं आरबीआई पॉलिसी के बारे में। आज जो भी उनकी कमेंट्री आई उसका मार्केट और इकोनॉमी पर क्या फ़र्क पड़ना है, और बहुत ही आसान वर्ड्स में मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि वो लोग बहुत ही टिपिकल वर्ड्स यूज़ करते हैं। जैसे कि रिवर्सल ऑफ लिक्विडिटी क्या होता है हमें नहीं पता, उसके अंदर एस डी एफ एम एस एफ किसी भी आम आदमी को ये समझ में नहीं आता है। एस डी एफ का क्या मतलब होता है, एम एस एफ का क्या मतलब होता है, कॉल मनी मार्केट क्या होता है, ओ एम ओ क्या होता है, और भी काफ़ी कुछ टर्म्स हैं जो हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। सीपीआई का क्या मतलब होता है, जीडीपी रियल जीडीपी क्या होती है जिसे आरबीआई यूज़ करता है, और इसका अल्टीमेटली मार्केट पर क्या फ़र्क पड़ता है, हम ये सारी चीज़ें आज इस वीडियो में समझने वाले हैं। अगर आपने अभी तक ये सब्सक्राइब नहीं करा है चैनल तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए। तो आइए शुरू करते हैं इम्पैक्ट समझना। इस आरबीआई पॉलिसी का बैंक निफ्टी पर क्या इम्पैक्ट आने वाला है और इकोनॉमी पर क्या आने वाला है। देखिए, एक जो स्पाइक आता है, जो तुरंत तुरंत आता है, वो तो इतना बड़ा एनालिसिस जो लार्ज टाइम फ्रेम का नहीं बता पाता है, क्योंकि हर 3 महीने में ये आरबीआई अपने मिनट्स जारी करता है, अपनी मीटिंग लेकर आता है। लेकिन उसका लॉन्ग टर्म में क्या फ़र्क पड़ना है, क्या इकोनॉमी में इम्पैक्ट आ रहा है, हम वो समझने की कोशिश करेंगे, ना कि सिर्फ इंट्राडे के लिए। इंट्राडे में तो आप देख सकते हैं 100 200 300 पॉइंट की मूव आ ही जाती है। आरबीआई जिस दिन कमेंट्री करता है उस दिन समझते हैं। सबसे पहले आरबीआई ने क्या कहा, सबसे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो उन्होंने कहा कि हम लिक्विडिटी रिवर्सल के लिए बैंक्स को छूट दे रहे हैं। अब लिक्विडिटी रिवर्सल का क्या मतलब होता है, लिक्विडिटी से आप क्या समझते हैं? लिक्विडिटी मतलब पैसे का कोई ऐसा रूप, आपके पैसे का, मनी का कोई ऐसा रूप जो तुरंत कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है। मतलब अगर वो कैश होगा तो उसे तो कैश कहा जाएगा, मनी कहा जाएगा। लेकिन जब उसे लिक्विडिटी कहा जाता है मतलब उसे किसी और तरीके से कन्वर्ट किया गया है, इसीलिए उसे लिक्विडिटी कहा जा रहा है। लेकिन वो ऐसा रहता है कि आप तुरंत विद इन अ डे उसे पैसे में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आरबीआई कह रहा है तो आरबीआई आम आदमी के हिसाब से नहीं बात करता, वो बात करता है बैंक्स को। तो बैंक्स से बात करता है वो, तो जितने भी बैंक हैं वो क्या करते हैं कि उन लोगों को कुछ आरबीआई को देना रहता है, कुछ उनसे लेना रहता है। कैसे लेना रहता है? अगर उन्होंने आरबीआई से पैसे उधार ले रखे हैं, उन्हें कुछ ज़रूरत पड़ी थी, किसी तरीके का लार्ज आउटफ्लो होने वाला था, तो वो क्या करते हैं, आरबीआई को इंटरेस्ट पे करते हैं। ठीक है, अब इसको क्या कहते हैं? मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। यहाँ पर बैंक जो होते हैं वो आरबीआई से बोरो करते हैं एमरजेंसी सिचुएशन में। ये किसके द्वारा यूज़ किया जाता है? बैंक्स के द्वारा आरबीआई को यूज़ किया जाता है। यहीं पर जो भी फैक्टर आते हैं, जैसे कि मान लीजिए अब किसी कोई बैंक है जैसे एसबीआई है, उसके पास लार्ज अमाउंट पड़ा हुआ है, तो उसके पास रहेगा तो वहाँ पर तो वो इंटरेस्ट नहीं कमा सकता, तो वो आरबीआई को दे देता है, आरबीआई के पास डिपॉजिट कर देता है और वहाँ से वो इंटरेस्ट अर्न करता है। तो इसे क्या कहते हैं? स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। अब यहाँ पर तो सब ठीक चल रहा था, ये फैसिलिटी जारी भी रहेगी, लेकिन आरबीआई ने क्या कह दिया बैंक्स को कि जाओ अब इंटर बैंक में बोरो करो, इंटर बैंक में लैंड करो। क्यों? क्योंकि अब हमारे पास मत आइए, इतनी लिक्विडिटी मार्केट में हम छोड़ रहे हैं कि आप मार्केट से लीजिए। अब मार्केट से लेने जाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? कॉल मनी मार्केट। कॉल मनी मार्केट क्या होता है? जहां पर बैंक्स आपस में एक दूसरे को पैसा देते हैं, लैंड करते हैं और बोरो करते हैं। तो बैंक्स बोरो फ्रॉम ईच अदर इन कॉल मनी। तो इसको क्या कहा जाता है? कॉल मनी मार्केट। तो आरबीआई ने कहा कि जाइए कॉल मनी मार्केट में ट्रेड कीजिए, वहां लिक्विडिटी दीजिए, हमारे पास इनफ है, हमारे पास मत आइए। ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर क्या होता था, ज़्यादातर बैंक्स बोरो करते थे, तो अब उन्हें कह दिया गया कि जाइए आप इंटर बैंक से बोरो कीजिए। अब इंटर बैंक बोरोइंग में कितने टर्म्स आते हैं कॉल मनी में? अगर एक दिन के लिए बोरो किया गया है तो कॉल मनी कहलाता है। एक दिन से ज़्यादा लेकिन 15 दिन से कम के लिए किया गया है तो उसे नोटिस मनी कहते हैं। और अगर इसे 15 दिन से ज़्यादा के लिए बोरो किया गया है तो उसे मनी कह देते हैं। मनी मतलब ये हो जाता है एक तरीके का लोन। ठीक है, अब हम समझते हैं आगे। यहाँ पर बैंक जो है वो क्यों बोरो करते हैं? ताकि वो आरबीआई द्वारा सेट किया गया एसएलआर, सीआरआर या सडन डिमांड ऑफ लार्ज आउटफ्लो को मीट कर पाए। आरबीआई ने एक ओएमओ सेल्स का भी इस्तेमाल किया है अपनी मिनट्स में, जो आज मीटिंग हुई है। तो उसका क्या मतलब होता है? दिस इज ओपन मार्केट ऑपरेशन। दोस्तों, क्या होता है जब भी मान लीजिए रुपया कमज़ोर हो रहा है या फिर गोल्ड का कीमत बढ़ा जा रहा है या सिल्वर का कीमत बढ़ा जा रहा है, वहाँ पर आरबीआई क्या करता है? इन सब चीज़ों को, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती हैं, वहाँ पर उसको कंट्रोल करने के लिए वो खुद ही अपने पास जो चीज़ें हैं वो सेल कर देता है। जैसे यूएसडी अगर बढ़ रहा है कंटिन्यूसली, हमारा आईएनआर हो जाता है कमज़ोर, तो यहाँ पर इसको सेटल करने के लिए आरबीआई क्या कर देता है? सेल कर देता है। क्या? यूएसडी, है ना। तो डॉलर जब आरबीआई सेल करता है तो इसे क्या कहते हैं? उसने क्या किया? ओपन मार्केट ऑपरेशन किया।
तो अभी आप देखेंगे कि ये यूएसडी वर्सेस आईएनआर जो चलता है वो बहुत स्टेबल चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि आरबीआई अपने डॉलर्स को छोड़ दे रहा है, अपने डॉलर सेल कर दे रहा है उनके पास जो जो पड़ा हुआ है फॉरेन एक्सचेंज। क्यों कर दे रहा है ऐसा? क्योंकि अभी फ़िलहाल जो हो रहा है ना, वहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट के पास काफ़ी देश जो हैं, काफ़ी कंट्री जो हैं, वो अब डॉलर की जगह रुपीज़ में भी पेमेंट लेना शुरू कर चुकी हैं, जैसे कि रशिया। तो यहाँ पर अब उतना डॉलर का इम्पैक्ट रह नहीं गया है जितना आज से 4 से 5 साल पहले रहा करता था। तो ये भी एक ओपन मार्केट ऑपरेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पर आरबीआई ने लेकर आया है कि वो यहाँ पर सेल कर देते हैं। अब इसके अलावा दोस्तों रेपो रेट अनचेंज रहा है यहाँ पर। आरबीआई ने लेकिन क्लियर कहा है कि हम हाईली अलर्ट हैं, अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम मीटिंग का वेट नहीं करेंगे, बीच में भी रेपो रेट बढ़ा सकते हैं। ठीक है। इसके बाद एक और बात कही गई कि वर्ल्ड इकोनॉमी, जो रीसेंट डेवलपमेंट्स हुए हैं वहाँ पर वर्ल्ड इकोनॉमी से इंडियन इकोनॉमी ने बेहतर परफॉर्म किया है। कैसे किया है? अभी जो युद्ध चल रहे हैं, जो वॉर चल रहा है, लास्ट ईयर रशिया यूक्रेन का हुआ, अभी गाज़ा वाला हुआ, लेकिन वहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट इंडियन इकोनॉमी बेटर परफॉर्म करती दिखी है। क्योंकि हमारे मार्केट, आप देखिए हमारे मार्केट में लिक्विडिटी काफ़ी हाई हो गई है, तो यहाँ पर मार्केट का गिरना लगभग पॉसिबल नहीं दिख रहा है। इसके अलावा अब इम्पॉर्टेंट है, जिस चीज़ के लिए जाना जाता है आरबीआई, जो मेन फैक्टर रहता है जीडीपी के बारे में और सीपीआई के बारे में। देखिए सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हाउस होल्ड वाली चीज़ें ली जाती हैं कैलकुलेट करने के लिए, और ये इन्फ्लेशन से रिलेटेड रहता है, इन्फ्लेशन रेट से रिलेटेड रहता है। वो सेम है, यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं हुआ है। यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग और रॉ मटेरियल को नहीं लिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो तो जीडीपी में लिया जाता है। तो जीडीपी में एक रियल जीडीपी बढ़ा है, ये आरबीआई ने कहा है, और उसका जो फोरकास्ट है वो भी उसने कहा है कि जीडीपी बढ़ता रहेगा। तो क्या ये अच्छा साइन है? हाँ जी, अच्छा साइन है। क्यों अच्छा साइन है? क्योंकि इन्फ्लेशन रेट तो बढ़ा नहीं, जीडीपी बढ़ गई, तो कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन एडजस्ट हो जाएगा। अब हम समझते हैं कि जीडीपी होता क्या है। जीडीपी होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यहाँ पर क्या होता है, जितने भी लोग इनकम कमाते हैं और जितनी भी टोटल इनकम हो गई, ग्रॉस इनकम। ग्रॉस इनकम मतलब इसमें से कुछ भी हटाया नहीं गया है, लेकिन कहीं ना कहीं इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज को हटा दिया जाता है। यहाँ पर इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज को यहाँ पर हटा दिया जाता है, जो फाइनल गुड्स और सर्विसेज रहती हैं उन्हें लिया जाता है, और इसको डिवाइड कर दिया जाता है किस चीज़ से? जितनी भी हमारी पॉपुलेशन है। तो ये निकल के क्या आ जाता है कि जो जीडीपी का आंकड़ा है वो पर कैपिटल इनकम, हर व्यक्ति की आय हमारे देश में हो गई है। तो ये पर कैपिटल इनकम क्या हुआ है? बढ़ गई है ना, ये बताया गया है। अब आरबीआई ने एक शब्द यूज़ किया है, रियल जीडीपी। तो क्या दूसरी भी कोई जीडीपी होती है? ये रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी का एक खेल चलता है, ये मैं आपको बताता हूँ। नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी जो है वो आरबीआई के द्वारा यूज़ किया जाता है। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? देखिए, नॉमिनल जीडीपी करंट मार्केट प्राइस पर एवेल्यूट करती है, जिसकी वजह से हम इतना ज़्यादा उसे कंपेयर नहीं कर पाते किसी भी बेस ईयर से। इसीलिए रियल जीडीपी कैलकुलेट की जाती है बेस ईयर के प्राइस लेकर, जैसा कि अभी 2023 का प्राइस लेकर आरबीआई ने ये रियल जीडीपी लेकर आए हैं। तो रियल और नॉमिनल में कौन सा बेटर है? तो रियल जीडीपी इज़ अ फार बेटर इंडिकेटर। ठीक है। तो ओवरऑल कैसा रहा आरबीआई का, ये देखते हैं। देखिए, ओवरऑल आरबीआई पॉलिसी एनालिसिस, इसके अंदर पॉलिसी मुझे बहुत अच्छी लगी, लेकिन प्रॉमिसिंग बिल्कुल भी नहीं है। तो आगे आने वाले समय में थोड़ा सा कॉशियस रहना है आपको। कॉशन दे रहा हूँ मैं कि यहाँ पर आपको देखकर चलना है बिल्कुल, क्योंकि अभी आगे चल के रेपो रेट बढ़ सकते हैं, और जैसे ही रेपो रेट बढ़ने की कोई न्यूज़ आती है, मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आने लगेगी। कहाँ आएगी? सबसे पहले बैंक निफ्टी, और बैंक निफ्टी में आई मतलब बैंकिंग शेयर्स में भी पक्के से आएगी। तो यहाँ पर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हाई पे बैठे हुए हैं, हम बहुत ऊपर बैठे हुए हैं, और यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं लगता। और देखिए आप, आरबीआई मीटिंग जैसे ही हुई उसके बाद क्या इनका ट्रेडर्स का रिएक्शन आया है। जैसे ही मीटिंग खत्म हुई, यहाँ पर 150 से 200 पॉइंट की गिरावट हमें देखने को मिली है। तो इजाज़त लेते हैं आपसे। प्लीज़, आपको थोड़ा भी कंटेंट अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा चैनल को। धन्यवाद।